हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस यानी पर्यावरण प्रदूषण क्या है आखिरकार। ये ईवीएस का हमारा टॉपिक नंबर 4 है और आई थिंक क्लास नंबर 11th होगी आपकी। आप सभी इसको पुरानी वीडियोज़ अगर नहीं देखे हों तो आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स की होगी, 22 मिनट्स की होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो एक दिन में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने जनरल तो पढ़ा ही होगा कि पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ई प्रदूषण। बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं हमारे पर्यावरण में। आप देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक कारण है। तो क्या है एनवायरमेंट पोल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण है क्या? इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले एक बार देख लीजिए। पोल्यूटेंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखेंगे, एयर पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन वगैरह क्या होती है, ओजोन लेयर है, वाटर पोल्यूशन, सब चीज़ें हम लोग हैं। तो चीज़ें बिना किसी देरी के आए आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण आते हैं इसमें, यूनाइज पोल्यूशन, ये सब इनके टाइप्स हैं। ठीक, इस प्रकार की ईवीएस पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत सारे प्रदूषण। प्रदूषण किसी भी तरीके से हो सकता है। आप अपने इन्वायरमेंट को गंदा रखते हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। ठीक, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हमारी हैं जो पृथ्वी के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैसेज हैं। उनको पहले हम लोग देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में जो हमारी 6 मेन गैसेज हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या ईंधन, कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और ज्वालाओं में लगी आग से पैदा होती है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर मीथेन CH4 या तेल के रिसने व पशुपालन आदि से पैदा होता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको N2O बोलते हैं, या खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, HFC नहीं CFC होती है। या हाइड्रोक्लोरो, अच्छा हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC, ये हाइड्रोक्लोरो कार्बन है। ये औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादन अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप से निकलती है। और क्लोरोफ्लोरो परफ्लोरोकार्बन, ये एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा निकलती है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6, ये हमारी गंध युक्त ईंधन का दहन जो होता है अम्लीय वर्षा के कारण होता है। बाकी CFC भी एक होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी रेफ्रिजरेटर वगैरह के द्वारा निकलती है, AC वगैरह के द्वारा। जनरली हर घर में AC है तो CFC गैस हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, जो हम मुख्य, अगर हम एक प्रकार से देखें कि CFC गैस को प्रोवाइड कराने वाले कौन, तो हम इंसान ही हैं, क्योंकि हम सभी के घर में AC है। हम सभी रात भर AC का यूज़ करते हैं और सो जाते हैं। मे भी बहुत सारे लोगों के पास AC नहीं होगा, तो खैर अच्छी चीज़ है, आप कूलर का यूज़ कर सकते हैं। तो CFC गैस हानिकारक ही बहुत होती है। तो अब तो खैर काफ़ी सारे AC ऐसे आने लगे हैं जो कम इस चीज़ों का पोल्यूशन कम करते हैं, लेकिन तब भी जो चीज़ पोल्यूटेड है वो पोल्यूटेड है। फिर आता हमारा डेसिबल। देखिए अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे कि डेसिबल क्या है। इस प्रकार जैसे आपने 6 गैसेस पढ़ ली, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो डेसिबल क्या है। पहले देखते हैं ध्वनि स्तर। हमारे डेसिबल जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। ध्वनि को जानने या शोर को पहचानने, स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है ध्वनि के लिए। मुख्य बिंदु क्या है? डेसिबल जो हमारा होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने का एक वैज्ञानिक एवं मानक पैमाना है। डेसिबल क्या है हमारा? ध्वनि की तीव्रता को मापने का वैज्ञानिक एवं मानक पैमाना है। यानी ध्वनि की प्रबलता या शोर की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल हमारे अनुभव किए जाने वाले ध्वनि दबाव और रेफरेंस दबाव, जहाँ सुनाई देने की सीमा का प्रारंभ होता है, के लघु गणक अनुपात हैं। अर्थात जहाँ तक 0 डेसिबल का प्रश्न है, यह सबसे मंद ध्वनि है जो सामान्य कान द्वारा सुनी जा सके। सामान्य वार्तालाप की शक्ति सबसे मंद ध्वनि से लगभग 10 गुना अधिक होती है। डेसिबल में वार्तालाप की ध्वनि शक्ति 60 डेसिबल आंकी गई है। और 100 डेसिबल की ध्वनि अत्यधिक ध्वनि की श्रेणी में आती है। हमारी 100 डेसिबल की ध्वनि होती है अत्यधिक ध्वनि की श्रेणी में आती है। आप देख सकते हैं पत्तों की सरसराहट होती है वो 10 डेसिबल की आवाज़ निकलती है, 10 डेसिबल। फुसफुसाहट जो हम लोग आपस में बात करते हैं वो 20 डेसिबल में होती है। और हल्की बारिश जो होती है टिप 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 टिप, वो 40 डेसिबल की आवाज़ निकालती है। और जो सामान्य हम लोग वार्तालाप करते हैं वो हमारी 60 डेसिबल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप 60 डेसिबल की वॉइस सुन रहे हैं। फिर आता है एक निर्माण कार्य। अगर कोई ड्रिल वगैरह मशीन चलती है, घर 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 आवाज़ आती है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कुछ आवाज़ आती होगी, तो 80 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि स्तर उसका 80 डेसिबल होता है।
और जब हमारा जेट विमान निकलता है तो 100 डेसिबल की वॉइस निकलती है, ठीक, जो कि 100 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए अत्यधिक ध्वनि की श्रेणी में आती है। अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो फिर कान आपको खराब हो सकता है। अब खैर जेट निकलता है तो इतनी आवाज़ नहीं होती। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये 16 सितंबर 1987 यानी 1987 को मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक। 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर को कौन सा दिन बनता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। ये संधि हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसमें प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण की एक ये ऐतिहासिक पहल थी। ओजोन की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो कौन सा दिन बनेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, ओजोन, ओजोन परत जो हमारा ओजोन की रक्षा करने के लिए हमारे लिए बनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वही 16 सितंबर को हम लोग मना। उद्देश्य क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सहित उन रसायनों के उत्पादन और सहयोग को कम करना जो ओजोन परत की क्षति पहुंचाते हैं। उपलब्धियां क्या है? परिणाम स्वरूप 1974 में अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों में उन एरोसोल के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिनमें CFC का स्तर 1986 के स्तर के 80% तक करने और वर्ष 1999 तक 1996 के स्तर के 50% तक करने का लक्ष्य रखा। भारत ने 1 अगस्त 2008 को ही CFC के उत्पादन पर रोक लगा दी। तो हमने बताया ना कि आप जो AC आते हैं वो इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन नहीं करते। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप सभी समझ पा रहे होंगे, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक, उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अब एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड। अच्छा देखिए, इतनी बढ़िया तरीके से वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ तो थोड़ा एक लाइक तो बनता है आप सभी से। लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भोपाल गैस कांड ये दुनिया का सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। भोपाल गैस कांड जो कि कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 में। तिथि क्या थी? 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। तो वही लगभग कहीं कहीं अगर 2 आ जाए तो कंफ्यूजन हो भाई, 2 के बाद जब रात होती है यानी 3 तारीख लग जाती है 12 बजे के बाद, तो उसी के आसपास समय जो था वो त्रासदी का था, इसलिए 2-3 हम लोग दिसंबर लिखते हैं। तो ये मत समझिएगा 2 को भी होगी 3 को भी, नहीं नहीं, 2-3 का होगा, इसलिए 2-3 यहाँ मेंशन किया। मान लेकर आ जाए 2 दिसंबर, 3 दिसंबर ना दे तो आप लगा दीजिएगा बिल्कुल आराम से कि 2 दिसंबर की रात को, या बोल देगा 3 दिसंबर की सुबह यानी सुबह के 3 बजे, मान लो इस तरीके का, तो वो सुबह ही है एक प्रकार से, या 2 की रात ही हो सकते हो आप, इसलिए 2 या 3 दोनों ही हो सकते हैं। कंपनी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाना था, उसी में आग लगी थी, ठीक है। ये मतलब ये गैस लीक हो गई थी। ये घटना कहते हैं 40 टन जहरीली गैस का रिसाव, जिसके कारण वातावरण में जहरीली गैस फैल गई थी। भाई बात, पानी मिल गया तो उसमें कारण क्या था? टैंक नंबर 610 में। अब देखिए इतनी डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा कि कौन सा टैंक नंबर था, आप सभी जानना होगा, लेकिन एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टैंक नंबर कौन सा था? 610 में जहरीली मिसाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस पानी में घुल गई। इससे हुई रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण से टैंक में दबाव पैदा हुआ और टैंक फूल गया। फूल के क्या हो गया? फट गया। इससे गैस का क्या हो गया? रिसाव। तो इस त्रासदी के परिणाम क्या था? तत्काल मौतें, 3000 प्लस लोगों की मौत हो गई थी। प्रभावित लोग 5 लाख प्लस लोग प्रभावित हुए थे। और दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? हजारों लोग आज भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक। इस प्रकार की समस्याएं हैं भोपाल में अभी भी। तो इस त्रासदी को आपको याद रखना हो तो भविष्य के लिए ये सुरक्षित औद्योगिक प्रथाओं को अपनाएं, ठीक। जैसे अभी आपने बहुत जल्द देखा होगा, ट्रक वाला कांड हुआ था जिसमें ट्रक में आग लग गई थी, पूरा टोल प्लाजा ही ध्वस्त हो गया था। तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं होती हैं जो कि बहुत ही, मतलब क्या ही बताया जाए कि जो अचानक से कोई घटना घट जाती है तो प्रकार की, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे बड़े या बच्चे भी होते हैं, वो सब भी इस प्रकार से जूझ जाते हैं समस्याओं से। तो खैर ऐसी घटनाएं ना हो हमारे देश में, ज़्यादा बेहतर है, हमारे देश का किसी भी देश में ना हो। अब आता है कुछ परीक्षा विशेष के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी आप जान लीजिए एक बार। क्या है? ग्लोबिनमिया नाइट्रेट साइनोसिस नामक बीमारी। अब कौन सी?
मैथमोग्लोबिनिया नाइट्रेट साइनोसिस नामक बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देख रहे हो, इजी सा नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन अब मैं देखिए, मैं इसलिए ये सब चीज़ें लेकर के आया हूँ। अब मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि ये जो लेवल है आपका, मैं एकदम पीसीस लेवल तक का है, इतना डिटेल में है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का और जो अन्य नामक बीमारी उसका नाम क्या है? मैथमोग्लोबिनिया नाइट्रेट साइनोसिस। अगर इतना ही पूछ दे कब आदमी कंफ्यूज कहूँ क्या नाम होता है इसका दूसरा नाम, तो पता है इसको? आपको बीमारी को क्या बोलते हैं? इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। या पेयजल में 45 हिस्से से अधिक नाइट्रेट आयन की मात्रा होने पर होता है। अगर मान लो पेयजल में 45% से अधिक नाइट्रेट अगर पहुंच जाएगा तो ये हाई लेवल हो जाता है। तो इससे अधिक अगर पहुंच जाएगा, इससे अधिक अगर नाइट्रेट आयन की मात्रा होने पर ये समस्याएं होती। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर दूसरा नाम क्या है? मैथमोग्लोबिनिया नाइट्रेट साइनोसिस। अब एक दूसरी चीज उसको भी जान लेते हैं। जापान तट के पास अवस्थित मिनीमाटा, इसको मिनीमाता जो हम लोग पढ़ते हैं, मिनीमाता जापान में, नगर से अनेक अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश मिनीमाता खाड़ी में हो गया। पारा यानी मरकरी विषाक्तता के कारण मिनीमाता निवासियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। इस भयंकर त्रासदी के कारण मिनीमाता नगर के नाम पर इस रोग का नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया। अब देखिए सीधा सवाल आता है, आपने सुना होगा कि मिनीमाता रोग जो है किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? पारा के कारण यानी मरकरी के कारण। अब ये कहाँ पे हुआ ये भी आप ये जान लीजिए। आपने खाली वन वर्ड में पढ़ा होगा मरकरी या के द्वारा होता है मिनीमाता रोग, बाकी डिटेल में नहीं जानना होगा। तो डिटेल में पढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ से क्या सवाल बन जाएगा। डिटेल में पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको आसानी एकदम कहानी तरीके आपको लगेंगी और आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा मिनीमाता, हाँ मरकरी से हुआ था। क्यों? अपनी कहानी पढ़ी हुई है। कहाँ पे हुआ? जापान में। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? अगर पानी वाले मतलब पीने वाले पानी में 45 से अधिक अगर नाइट्रेट आयन मिल जाता है तो क्या होता है? बच्चों की मृत्यु हो जाती है, शरीर नीला पड़ जाता है। अगला नाम क्या है उसका? दूसरा नाम क्या है? ये मान लो हो सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम ना दे, ऑप्शन में कुछ और दे दे, ये ग्लोबिनिया नाइट्रेट साइनोसिस दे देगा, तब आप क्या करोगे? इसलिए एकदम पढ़ के जाइए। आप अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ चाहिए। प्रदूषक और कुछ रोग हैं। एस्बेस्टोसिस पारा मिनीमाता रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से इटाई होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट मसा होता है। एस्बेस्टोसिस पारा से मिनीमाता, नाइट्रेट से मिनीमाटा या नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट मसा होता है। अभी देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एस्बेस्टोसिस मरकरी से मिनीमाता डिजीज, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई डिजीज और आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज, जिसको हम लोग कैंसर भी बोलते हैं। अब ओजोन संबंधी विशेष बिंदु पढ़ लेते हैं कि ओजोन प्रोटेक्शन शील्ड ये सब क्या है। ओजोन को हम लोग क्या बोलते हैं? O3 से बोलते हैं। ओजोन को हम जो हम लोग जानते हैं वो O3 से भी जानते हैं। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है। ओजोन के 3 परमाणु से बनकर बनी एक गैस है। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर के बीच इसकी साध्यता सर्वाधिक है। ध्यानत्व है कि अंतरिक्षक क्षेत्र में ओजोन छिद्र के बनने का कारण है, इसके बनने का कारण भी है। तो विशिष्ट ध्रुवी वातावरण समताप मंडली बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, इसके कारण ये होता है। वास्तव में ध्रुवी समताप मंडली बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी। ओजोन के मापने की इकाई को डाप्सन बोलते हैं। 100 डाप्सन में 1 मिलीमीटर। ठीक, कौन सा ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी क्या है? वास्तव में जो हमारा ध्रुवी समताप मंडली है बादलों में जो उपस्थित होता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया
कर क्लोरीन का निर्माण करता, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। ठीक। ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? या अम्ल वर्षी के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा है। हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन लेप्रोसी। एरोसोल नामक कण की वायु प्रदूषक का आकार कितना होता है? तो 1 से 10 माइक्रोन। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग सीओ के नाम से, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह लिख दे सीओ खाली। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो सीओ। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो सीओ। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मोग में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? तो कौन सी गैस? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। अब ओजोन परत और संरक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच, उसको हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ठीक। ओजोन की साध्यता 20 से, अब वही चीज है, थोड़ा सा इसमें डेप्थ में है। ओजोन परत की 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा सायं 6 बजे की घटना प्रारंभ होती है। ओजोन परत की मोटाई में सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ज्यादा कमी आती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको सीएफसी करती है। अन्य ओजोन जो हमारी मतलब कुछ और भी गैसेज हैं, जैसे हेलोन्स और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार सीएफसी जो हमारी है, हेलोन है, तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनें हैं जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी यानी मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। त्रिवेंद्रम में सबसे कम है और सबसे मोटी कहाँ है? श्रीनगर में। श्रीनगर ज़्यादा सेफ है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं। वेट में थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा इसमें चूज नहीं होंगे पढ़ने। हाँ, तो ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्री कारक पदार्थ यानी OFS, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, HFC 134A आदि इस प्रकार के हैं जो कि हमारे क्या है? ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस है। आप देख सकते हैं ओजोन को हम लोग O3 से बोलते हैं। यूवी रेज को लाने बताता है। इस प्रकार की लेयर होती है, दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती है, इस प्रकार की। तो HCFC है, HBFC है, HF, ये सब हमारी चल सकती है। ओजोन मैत्रीकरण पदार्थ है नहीं, हमारे कैसे हैं? फ्रेंडली सब्सटेंस है। ये हानिकारक है। CFC है, हेलोन है, ठीक, CCl4 इस प्रकार के हमारे हानिकारक गैस। हरित गृह प्रभाव यानी पृथ्वी का ऊष्मायन। ठीक। जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से अधिक हो जाता है तो उसे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इसे ग्रीन वेप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। किसने पहचाना था? ग्रीन नहीं, जीन वेप्टिस्टे फूरियर ने पहचाना था। कारण क्या था? हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मुख्य गैस मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं, और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है। प्रभाव क्या पड़ा? पहाड़ों पर से बर्फ पिघलने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसके कारण समुद्र के आसपास के क्षेत्र जल में डूब सकते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में बढ़ोतरी भी हो जाती है। ठीक। जिसके कारण यह हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। आप अक्सर देख भी रहे होंगे कि कभी बारिश हुई जा रही, कभी भी धूप निकल रही। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है हमारा। जल गुणवत्ता के प्रमुख मापदंड है हमारे, उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं BOD, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं। क्या है इनको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को।
अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों में श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ यानी हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन 0.8 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को सदूषित कहा जाता है। जब यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे प्रदूषित कहा जाता है। सदूषित मतलब सही है, प्रदूषित यानी प्रदूषण। तो ये जलीय जीवन के लिए आवश्यक कौन सी, ग्रेटर देन 5 mgl। उच्च डीओ स्वच्छ जल, अगर 0.4 से कम है तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रदूषित हो जाएगी। फिर आगे आते हैं बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन मांग में क्या होता है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। उच्च बीओडी जैव अपघटक या अपघटक का पता चलता है। साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया है इसलिए बीओडी का प्रदूषण मापने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कार्बनिक प्रदूषण का संकेत है। उच्च बीओडी यानी अधिक प्रदूषण, जैव अपघटन प्रक्रिया लंबी रहती है। फिर हमारा था सीओडी जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। कुल कार्बनिक पदार्थ का मापन मापने का बेहतर व त्वरित विकल्प बीओडी से अत्यधिक विश्वसनीय होती है। फिर आता है एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई, इसको ई कोली जैसे जीवाणु की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोली आदि जीवों की पहचान एवं मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है। अच्छा, ई कोली एक और भी चीज है, जल मल प्रदूषण का संकेत है। जल मल प्रदूषण का, सुनिए, जल मल प्रदूषण का संकेत, रोगजनक जीवों की उपस्थिति का पता, उच्च एमपीएन अनुरक्षित जल। अब ये ई कोली होता क्या है, ई कोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे आपने भी सुना होगा कि हमारे, खैर अपने भारत में इन सब चीज़ों में बड़ा पीछे है मामला, ठीक है। चलिए अच्छा, हम भी ई कोली पे आते हैं, थोड़ा ही बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते पहले। पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस रिसाव के कारण होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के द्वारा। और अगर बोले मरकरी से द्वारा कौन सा होता है, कमेंट में बताइएगा। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषण देश कौन सा है, यूएसए है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, टोक्यो, जो कि कहाँ है, जापान। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। यह निम्न श्रेणी से के छोटी वनस्पति का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं इसलिए यह नगरी के समीप नहीं पाए जाते। ठीक, कौन, लाइकेन। अब देखिए, अब जैसे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब पढ़ा रहे हैं, पता नहीं सुपर टेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये देखिए जो मैंने टॉपिक उठाया है वहीं से आपका सुपर टेट में 2018 में पेपर आया, क्वेश्चन आया हो, इसीलिए मैंने वहां से उठाया, जो कि लिखित परीक्षा थी, सॉरी, जो कि लिखित परीक्षा थी, तो इसलिए ये क्लासेस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा क्वेश्चन उठा के लिया। क्वेश्चन क्या था, ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है, आपको लिखना था, व्याख्या करनी। तो किसके द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा। अगर व्याख्या देखेंगे तो ओजोन परत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में 10 से 17 किलोमीटर की ऊपर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें 95% को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। तो पृथ्वी का छाता किसको बोलते हैं, तो ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के लाभ क्या हैं, पेड़ पौधों को हानिकारक होते, अच्छा लाभ नहीं होगा, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण, हाँ अवशोषण के लाभ। जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, कारण मनुष्यों के लिए त्वचा कैंसर, आनुवांशिक रोग आदि उत्पन्न करता है। ये किरणें मनुष्यों में त्वचा कैंसर, आनुवांशिक रोग आदि उत्पन्न करते हैं। इन्हीं प्रकार से क्या क्या प्रकार के से नुकसान होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो समताप मंडल पर जाता है लगभग 50 किलोमीटर, ओजोन परत इसके बीच में आती है 10 से 17 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये आपकी क्या थी, 27 में 2018 में प्रश्न आया है।
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट की। तो कहीं इधर उधर से नहीं है, सब चीज़ आपकी हुई है। हाँ तो चलिए, क्लास तो खैर कंप्लीट हो गई, इतना ही था आपके लिए। ई कोली बताते हैं। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में चला भी था। खैर अपना भारत इन सब चीज़ों में पीछे है कि आपने देखा होगा जगह जगह रेहड़ी लगी होती है। अब रेहड़ी का मतलब होता है जगह जगह ठेले होते हैं, मोमोज है, पानी पूरी है, या बर्गर है, चाउमीन है, बहुत प्रकार की चीज़ें आजकल आप देख रहे होंगे कि ठेले पे बिकती है। जो कि कितनी सफाई रखते हैं ये आपको भी पता है, कितने भी दस्ताने पहन लें, ग्लव्स पहन लें, कितना भी हाथ धो लें, आपको पता है कि कितनी स्वच्छ तरीके से वो लोग बनाते हैं, कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं, सभी को पता है। तो अभी हमारे भारत देश में फूड इंस्पेक्टर द्वारा जब जांच हुई थी, जो कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट जो रेडी वाले हैं, टॉप मोस्ट मतलब जो एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर अच्छी व्यवस्था रखते हैं, हर एक चीज़ सैनिटाइज वगैरह रखते हैं, सबसे बेहतर ना टॉप की बात करो, जो टॉप से थे, उनका फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच करी गई, तो उसमें ई कोली पाया गया उनके खाने के पदार्थ में। मैंने बताया कि जल मल में मिलता है। जल मल का मतलब जैसे आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉयलेट, ठीक, ये हमारे बाथरूम के द्वारा जो कीटाणु होता है उसको हम लोग ई कोली बोलते हैं। अभी कहाँ से आया है, लोगों को खाने में कहाँ से आया, तो मालूम पड़ा, जब रिसर्च करी गई तो मालूम पड़ा कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो बाथरूम पे जाते हैं वो हाथ, जिसकी कुछ छींटों की वजह से वो खाने में मिक्स हो जाती है, जिससे वो ई कोली कीटाणु यानी बैक्टीरिया पैदा होता है, वही हम लोग सीधा खाने के द्वारा खाते हैं। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने ऑल ओवर इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट की रेहड़ियाँ लगती थी जब वहाँ जांच हुई। तो आप सोचिए आपकी गली में कितनी रेहड़ियाँ लगी और कितनी साफ सफाई है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, आप सभी सभी जिम्मेदार हैं। बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल होती हैं। ये सब चीज़ें हैं हमारे भारत देश में चल, इस पे अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा तो हमें खुद सोचना चाहिए हमें कहाँ खाना है, क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल तो खुद रख सकते हैं। तो चलिए खैर, ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, आप सभी समझदार हैं। तो आपकी क्लास यहीं तक। तो आप सभी जो हमारे यूट्यूब चैनल से ना जुड़े हों वो सर्च आइकन पे यूट्यूब के @हरी ग्लोबल स्टडीज सर्च कर लिए, आपको मेरा हमारा चैनल दिख जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।